नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। तो आज का जो हमारा विषय है वह है वायुमंडल। तो वायुमंडल में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो है उसके चारों ओर गैसें फैली हुई हैं जिनकी एक परत बनी हुई है, ठीक है। उसी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब ये जो वायुमंडल की एक परत बनी हुई है इसको भी आगे विभिन्न भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे मैंने अभी एक शब्द यूज़ किया कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो विभिन्न गैसें पाई जाती हैं हम पहले उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि वहाँ से क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस कितने परसेंटेज में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में 78% के लगभग पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% के लगभग पाई जाती है। आर्गन 0.93% के लगभग पाई जाती है। और CO2 21% के लगभग पाई जाती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभमंडल आता है। दूसरे नंबर पे समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तीसरे नंबर पे मध्य मंडल मतलब मीजोस्फेयर आता है। चौथे नंबर पे आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल आता है। पाँचवें नंबर पे बाह्य मंडल मतलब एक्सोस्फेयर आता है। आयन मंडल को बहुत सारी बुक्स में या इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, थर्मोस्फेयर लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसकी भूमिका भी सबसे अधिक है। यह गैस वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन है। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी गैस हमारी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये गैस जीव जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये लोग आप जानते ही हैं, सांस लेने के लिए, ठीक है। और ये गैस बनती कहाँ से है? तो ये गैस जो है पेड़ पौधों से हमें मिलती है। जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य और बाकी जीव जंतु करते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वे सिर्फ इतना ही नहीं करती, बल्कि जो हमारा ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसको जलाने में भी हेल्प करती है। इसके अभाव में मतलब अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फ्यूल जलाने में बहुत कठिनाई होगी। और नाइट्रोजन इसका उल्टा था। नाइट्रोजन में हमने देखा कि वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन ना हो तो वस्तु जो है वो तेज़ी से जल जाएगी। मतलब ये नाइट्रोजन गैस जो है वो वस्तुओं को तेज़ी से जलने से रोकती है। और ऑक्सीजन जो है अगर उसकी कमी होगी तो वस्तुएं जलेंगी ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब चलते हैं ओजोन लेयर की तरफ। ये गैस भी ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक ही पाई जाती है। मतलब ये ज़्यादातर समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको कहते हैं। अब इसकी जो मात्रा है वो 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक केंद्रित है, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है? ये गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ को मतलब परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। मतलब ये वहीं पे अब्जॉर्ब कर लेती है, उसको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। इसकी अगर डिप्लीशन हो जाएगी, डिप्लीशन मतलब अगर ये ख़त्म हो जाएगी, अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो धरती तक पहुंच जाएंगी, जिससे धरती पर भयानक बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारी फैल सकती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी गैस है, मतलब बहुत ही उपयोगी लेयर है। ये गैस है लेकिन इसकी एक लेयर बनी हुई है, जो कहाँ पे बनी हुई है? समताप मंडल में। इसके बाद हम चलते हैं CO2 की तरफ। तो CO2 गैस जो है वो सबसे ज़्यादा भारी गैस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भारी चीज़ होती है वो नीचे रह जाती है और जो भी हल्की चीज़ होती है वो ऊपर होती है। तो जितनी भी भारी गैसें हैं वो सारी नीचे हैं और जितनी भी हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल में सबसे ऊपर हैं। तो CO2 सबसे भारी गैस है, इसलिए वो पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाई जाती है। और CO2 जो है वो सबसे नीचे पाई जाती है। तो अब इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, CO2 हमारे वायुमंडल के लिए क्यों उपयोगी है।
CO2 जो है वो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक तो पहुंचने देती है, लेकिन उसको अपने बाहर नहीं निकलने देती। इससे क्या होता है कि सूर्य की आने वाली किरणों को वो अपने अंदर ही रोक लेती है, जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अधिक बनाने में मदद करती हैं। मतलब इसका काम ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जिससे क्या होता है कि किसी ग्रह में जो वातावरण होता है, वातावरण मतलब वायुमंडल जो होता है, वो क्या करता है सूर्य की किरणों को वायुमंडल के अंदर घुसने तो देता है, लेकिन उसको बाहर वापस जाने नहीं देता। इससे क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है वो गर्म हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है, ये तापमान को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो गैसेस इसमें हेल्प करती हैं उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिनमें CO2 भी एक मुख्य भूमिका निभाती है, जो हमारे पृथ्वी में पाई जाती है, ठीक है। हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि CO2 जो है वो पृथ्वी में तापमान बनाए रखने में बहुत मदद करती है, ठीक है। अब चलते हैं जलवाष्प की तरफ। हमारी पृथ्वी में जलवाष्प भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं। लेकिन अब जलवाष्प जो है वो ज़्यादातर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो सिर्फ 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। लगभग 90% जो इसकी मात्रा है वो सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा आदि का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब जलवाष्प के कारण ही हमें बादल, बारिश और कोहरा देखने को मिलता है। ये सब लोग तो आप जानते ही हो। और विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये भी सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार ये एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। मतलब जलवाष्प में ज़्यादातर पानी होता है, तो पानी किस चीज़ में हेल्प करेगा, पृथ्वी को ठंडा रखने में हेल्प करेगा। CO2 किस चीज़ में हेल्प करेगी, गर्म रखने में हेल्प करेगी। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तापमान को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मतलब तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि CO2 के ताप को पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो CO2 और जलवाष्प। अब हमने गैसों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जो है वायुमंडल की विभिन्न परतों को डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था सौरमंडल को मैंने बोला था कि ये इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर हम इमेज में देख सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत है और इसका जो ऊंचाई है वो लगभग एवरेज 18 किलोमीटर है। लेकिन ध्रुवों की ओर इसकी ऊंचाई अलग है और विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई अलग है। ध्रुवों की ओर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक है, जबकि विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। तापमान ऊंचाई के साथ कम होते जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। घनत्व बढ़ने से क्या होगा, घनत्व बढ़ने से क्या होगा कि घनत्व बढ़ने से वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस परत में 90% गैसें पाई जाती हैं। जल वाष्प इसी परत में ज़्यादातर बादल बनाते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ सारी जलवायु संबंधित क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, हवाएं चलना। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, यहीं पे होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं और मैंने इसकी एवरेज हाइट कितनी बताई, सौरमंडल की मैंने एवरेज हाइट आपको 18 किलोमीटर बताई। तो इसी से पता चलता है कि ज़्यादातर जो जलवायु संबंधित क्रियाएँ हैं वो कहाँ पर हो रही हैं, सौरमंडल में हो रही हैं, ठीक है। अब इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई जिस पे तापमान कम होना बंद हो जाए उसको ट्रोपोपाउस कहते हैं, ठीक है। ऐसी ऊंचाई जिसमें जो है वो तापमान कम होना बंद हो जाता है उस ऊंचाई को ट्रोपोपॉज कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो शोभ सीमा कहते हैं। जिसके ऊपर का जो हिस्सा आता है वो हमारा आता है सप्ताप मंडल, ठीक है।
अब समताप मंडल के बारे में जानते हैं। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, मतलब कभी कभी ये विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कम हो जाती है। ठीक है। मौसम घटनाएं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको कि ज़्यादातर जो हमारे जलवाष्प और जारी जो क्रियाएं हैं वो कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। तो समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अगर समताप मंडल में मौसम संबंधी क्रियाएं नहीं होंगी, मतलब बादल नहीं बनेंगे, बिजली नहीं गड़केगी, तो क्या होगा, वहाँ पे वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा होती है। ठीक है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, मतलब कभी कभी यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के बादल बनते हैं। मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड भी कहा जाता है, मुलाव मेघ कहते हैं जिनको। ठीक है। ओजोन परत यहीं पाई जाती है। ये चीज़ मैं पीछे ही बोल चुका हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, और इस कारण यहाँ तापमान बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर जो वो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए को डावलन इकाई द्वारा नापा जाता है। जहाँ तापमान कम होना शुरू होता है उस जगह को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं मध्य मंडल। अब समताप सीमा जहाँ पे होगी उसके ऊपर के हिस्से को मध्य मंडल मतलब मीजोस्फेयर कहते हैं। मीजोस्फेयर ये परत 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ऊंचाई के साथ इसमें तापमान कम होता है। 80 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर चलते हैं हम। उसके ऊपर है हमारा आयन मंडल। तो आयन मंडल ये मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में आयन पाए जाते हैं जो विद्युत को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है। तो इस मंडल में क्या होता है, इस मंडल में एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं जिनको आयन्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, इन आयन्स के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होता है। ठीक है। एकदम से तापमान जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1480 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसका कारण इसमें पाए जाने वाले गैसों द्वारा सूर्य ताप और अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करना है। ठीक है। इसका जो मुख्य कारण है टेम्परेचर बढ़ने का वो ये है कि सूर्य ताप को ये वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, और अल्ट्रावायलेट रेस मतलब परावैंगनिक किरणों को भी अवशोषित कर लेती है। इस चक्कर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसी परत पर रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि नीचे हमारी धरती पे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनसे सिग्नल भेजे जाते हैं। वो सिग्नल्स क्या होते हैं, ऊपर जो आयनोस्फेयर होता है, मतलब आयन मंडल जो होता है, वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर मतलब परिवर्तित होकर पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में जाते हैं और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो सारे रेडियो वेव्स, टेलीविज़न, फ़ोन, ये सब चीज़ें कहाँ से हमारी इन चीज़ों पे जो संचार की सुविधा है ये आयन मंडल के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है। ये परत हमें उल्का पिंडों से भी बचाती है, मतलब जो ऊपर हमने जो हमारा सौर मंडल होता है, सौर मंडल में होते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में मैं जब सौर मंडल करवाऊंगा उसमें बताऊंगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रहों से क्या होता है कि मतलब जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थर होते हैं, वो बड़े बड़े मतलब छोटे तो नहीं होते, बहुत बड़े होते, चट्टानें होती हैं। ठीक है। वो वहाँ से टूट कर निकलती हैं और नीचे आती हैं। जैसे ही वो आयन मंडल में पहुँचती हैं तो आयन मंडल अपने टेम्परेचर के साथ उसको वहीं पर ऊपर ही आयन मंडल में ही ख़त्म कर देता है। ठीक है। जिसके कारण वो नीचे नहीं पहुँचती, धरती पे नहीं पहुँचती। ठीक है। तो जिन पे क्या होता है एक्चुअली में आग लग जाती है और वो ऊपर ही जल के ख़त्म हो जाती है, जिसको हम टूटता तारा भी कहते हैं। वो एक्चुअली में वही क्षुद्र ग्रह होते हैं जो आयन मंडल से गुजर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे हमारा जो आखिरी लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को वायुमंडल भी कहते हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। ऑरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटनाएं यहीं होती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अभी बताया नहीं हुआ है कि कितनी सीमा तक ये फैला हुआ है।
इसमें तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर कम से कम 1650 डिग्री सेल्सियस तक तो आराम से जाता है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटनाएं यहीं होती हैं, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अरोरा बोरियोलिस क्या होता है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, ये आपके टॉपिक से बाहर है। बस अगर कभी पूछा जाए पेपर में कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस की घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो वो एक्सोस्फीयर में होती है, मतलब बाह्य मंडल में होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो मैं कुछ ही दिनों में डाल दूँगा। ठीक है, उसमें मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा, जो मेरा शायद अब जो मैं अगला टॉपिक डालने वाला हूँ शायद वो जलमंडल के किसी टॉपिक से संबंधित रहे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।